नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेष लगन की कुंडली देखने जा रहे हैं। मेष लगन की कुंडली में विदेश योग जो है वो कैसे बनता है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यही आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये सर्वप्रथम जब यहाँ पे नंबर 1 लिखा होता है तो ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन में जो लगन है वो 26.20 डिग्री का जो है वो लगन है। इस लगन में एक मिनट, इस लगन में मेष लगन में जो नंबर 1 मेष लगन है, मेष लगन में जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल जो है वो 4 नंबर में विराजमान हो गया है। 4 नंबर में जो लगन है वो पुष्य नक्षत्र का है और पुष्य नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र का मंगल का जो स्वामी है पुष्य नक्षत्र का, वो इसमें शनि जो है वो इसका स्वामी है। तो सर्वप्रथम तो ये देखा जाता है कि ये जो जातक होगा इसका स्वामी मंगल केंद्र में विराजमान है, तो ये जो जातक होगा ये भरपूर मतलब जो जिसमें पूरी मात्रा में ब्लड होगा, फुल खुश रहने वाला चेहरा, लाल लाल इस तरीके का फुल मात्रा में ब्लड होने के कारण जो चेहरा होता है वो लाल होता है और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो उसकी अच्छी होती हैं और इसका विचार भी अच्छा होता है, रक्त का प्रभाव भी बॉडी में अच्छा होता है। परंतु ये शनि की और होरा में भी होगा तो ऐसा व्यक्ति शरीर से जो है होरा में नहीं, शनि के नक्षत्र में, नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, मंगल का जो पुष्य नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है, तो शनि के नक्षत्र में ये विराजमान है। तो इस जातक के ऊपर, इसके लाइफस्टाइल के ऊपर शनि का प्रभाव भी होगा, अर्थात ये जातक विशाल भी होगा, गंभीर होगा, विशाल होगा और रोब बड़ा होगा। मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो रोब बड़े होते हैं। जैसे में सेना में जो लोग होते हैं, आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं वो रोबदार होते हैं, तो इस तरीके का इस जातक का जो है वो स्वभाव होगा। अब इस जातक का जो मंगल का राशि तो लगन तो मेष लगन है, परंतु राशि इसकी वृश्चिक है। वृश्चिक मतलब जब 8 नंबर में चंद्रमा विराजमान होता है तो चंद्रमा भी नीच का माना जाता है और कर्क राशि में जो मंगल है, मंगल भी नीच का माना जाता है। परंतु इस चीज़ के ऊपर जो है वो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो बृहस्पति है इसकी कुंडली में और इसका जो कर्म स्थान है, जो आप बाद में आऊँ इस कर्म स्थान के ऊपर में, कर्म स्थान इस कुंडली का बहुत उच्च है। कर्म स्थान में जो है वो शनि अपने घर में बैठा हुआ है, शुक्र मित्र के घर में बैठा हुआ है, केतु जो है वो मित्र के घर में बैठा हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है बहुत, अगर हमने ये चीज़ देखा जाए तो मैंने बार बार अपनी कुंडली में बोला है, या तो जातक का लक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए या जातक का जो है वो लगन बहुत स्ट्रांग है। लगन से मतलब उसका 50% जो है बॉडी का जो है वो बन जाता है कि स्ट्रांग है कि नहीं है। बॉडी तो इस जातक की स्ट्रांग है क्योंकि मंगल केंद्र में विराजमान है, परंतु उसका प्रभाव जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो लगन इतना उच्च होने के कारण मैं प्रभाव तो इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रांग बोल सकता, परंतु कर्म स्थान बहुत उच्च है, कर्म स्थान के लिए एकदम एक्टिव है, कर्म स्थान बहुत उच्च है। अब हम आते हैं दूसरे भाव में ऊपर। दूसरे भाव का स्वामी जो है वो है वृष राशि का शुक्र। शुक्र जो है वो कर्म भाव में बैठ गया, अर्थात ऐसा जातक जो है जब कर्म भाव में मित्र के घर में विराजमान हो गया शुक्र, दूसरे और सातवें का मालिक शुक्र जो है केंद्र में विराजमान है, तो आय संबंधी जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी आय रहेगी, उच्च 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 कोटि की आय रहेगी, उच्च भवन की तरफ मतलब उच्च भवन में भी उच्च में रहेंगे, आय भी उच्च की रहेगी, बुद्धि भी उच्च की रहेगी, क्योंकि गुरु जो है वो केंद्र में विराजमान, राक्षसों का गुरु जो है वो केंद्र में विराजमान होने के कारण, शुक्र के कारण जो विद्या भी है वो उच्च कोटि की, मतलब जो सूक्ष्म जो पिताजी से तो बुद्धि विद्या मिलेगी, जो शुरू में विद्या मिलेगी वो भी उच्च क्वालिटी की रहेगी, वाणी भी अच्छी रहेगी, वाणी प्रभाव। शुक्र मतलब जब बैठ जाता है कोई अच्छा राजा महाराजा जब विराजमान होता है अपने आसन के ऊपर विराजमान होता है तो जैसे कैसे बात करता है, तो जब शुक्र इस घर का मालिक शुक्र जो केंद्र में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति राजा महाराजाओं की तरह बात करता है,
या ये ऐसे विराजमान, उस तरीके से बात करने वाला जो व्यक्ति होगा, ऐसा जातक जो होगा, उसकी वाणी का प्रभाव जो है वो ऐसा रहेगा, अच्छा रहेगा। शुक्र 22 डिग्री का है, बहुत अच्छी वाणी बोलेगा, गलत कोई कभी जुबान से लफ्ज़ नहीं निकलेंगे, वाणी साफ होगी, स्पष्ट होगी और लोगों को अच्छी लगने वाली वाणी होगी। तो ऐसे जातक का जो वो स्वभाव है, वो मतलब वाणी के साथ जो स्वभाव काउंट किया जाता है, तो लगन तो बिल्कुल मतलब बड़ा अच्छा नहीं था हमारा, परंतु स्वभाव बहुत अच्छा होगा, नेचर बहुत अच्छी होगी, फुल थिक ऑफ ब्लड रहेगा, चेहरा पूरा लाल लाल रहेगा और उसके कारण जो है वो वाणी जो है वो प्रबल रहेगी। मतलब पूरी बॉडी में रक्त का संचार जो है वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसका मालिक जो है वो केंद्र में ही विराजमान है। और यहाँ पे जो 10वें घर में कहते हैं ये केंद्र है, यहाँ तो लगन में जो प्रथम में त्रिकोण में, ये दोनों त्रिकोण हैं, त्रिकोणों में जो घर में रहते हैं वो भी उच्च के होते हैं, परंतु लगन में ये जो केंद्र का त्रिकोण, केंद्र में जो इस घर में विराजमान होते हैं, केंद्र में सबसे उच्च ग्रह जो है वो यहाँ पे माने जाते हैं, अर्थात 10 नंबर में जो है वो घर ग्रह जो है उच्च माने जाते हैं। वैसे भी 10 नंबर में माने जाते हैं उच्च, और वैसा भी 10 नंबर जो शनि का नंबर है, मकर राशि में ये जो ग्रह है ये भी उच्च के माने जाते हैं। अब आते हैं तीसरे भाव के ऊपर, जो बुध है। बुध जो है वो इनके इस घर का मालिक बुध है, तीसरे भाव का मालिक बुध है, और शनि के घर में विराजमान हो गया है। बुध जो है इनको छोटे भाइयों के साथ रिलेशन और पराक्रम जो है वो अच्छा रखेगा, क्योंकि बुध जो शनि के घर में विराजमान हो गया है, अच्छे लाभ भाव में गया है, तो इनको जो इनके प्रभाव से, पराक्रम से जो है इनको लाभ जो है वो प्राप्त होने वाला है। इनका पराक्रम अच्छा रहेगा, इनका पराक्रम विदेशों में रहेगा। बुध जो है इस घर में जब चला जाता है तो विदेशों से भी पराक्रम जो है वो दिलाता है। इस कुंडली में विदेश योग होने के 3 ग्रह जो बड़े पर्टिकुलर मौजूद हैं। एक तो शुक्र जो विदेशों से कर्म स्थान जो विदेशों से करवाएगा, दूसरा यहाँ पे सूर्य और गुरु। यहाँ इस भाव में जब गुरु बैठ गया, 12वें भाव में बैठ गया, तो विदेशों से आय होगी, विदेशों में जाके खर्च होगा, विदेशों में जाके आलीशान घर मिलेगा, घर भी बहुत आलीशान मिलेगा, नौकरी भी बहुत आलीशान मिलेगी, क्योंकि गुरु अपने घर में विराजमान है। बुध जो है वो अच्छा पराक्रम भी विदेशों से रिलेटेड देगा, और इस कुंडली में जो है शुक्र और शनि केतु तीनों बैठ गए हैं, तो विदेश से ही ऐसे जातक को आय रहने वाली है। और चौथा भाव ये दिख रहा है, क्योंकि राहु ऐसा, चौथे भाव में जब हम आते हैं तो राहु मंगल विराजमान है। जब मंगल विराजमान नीच का विराजमान हो गया तो इस जातक को अपनी माँ से कोई फायदा नहीं होगा, अपने मातृभूमि से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाहर जाके फ़ायदा होगा। साथ में राहु बैठ गया है तो ये अंगारक योग बनाता है। अंगारक योग बनने के कारण ऐसे जातक को जो है विदेशों से ही फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा विदेशों से ही फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसा जातक विदेश में जाकर के जितना काम करेगा, जितना परिश्रम करेगा, उतना ही उसको राज से ठाठ बाट मिलेंगे, राज से ठाठ बाट मिलेंगे, क्योंकि ये कुंडली का कर्म स्थान बहुत उच्च है, तो ठाठ बाट मिलेंगे। अब हम आते हैं इस भाव के ऊपर। इस भाव के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5। अब इस भाव के ऊपर पंचम दृष्टि जो है वो बृहस्पति की भी दृष्टि होने के कारण बड़ा नुकसान तो नहीं कर पाएगा, मतलब मंगल जो है नुकसान नीच होने के कारण नुकसान नहीं कर पाएगा, राहु नुकसान होने के, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं जो दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि जो है वो इसके ऊपर विराजमान है। तो घर क्षेत्र अच्छा रहेगा, परंतु रहेगा विदेशों में। विदेश ये मेरा 100% श्योर है, क्योंकि यहाँ पे मातृभूमि और माँ से और पिताजी से, क्योंकि एक तो माता का कारक यहाँ ये मंगल भी बनता है और चंद्रमा भी नीच है, तो माता के साथ इस जातक के तो रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे, या माता या पिता में से एक बंदे का सुख जो है ऐसे जातक को प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य भी जो है वो अपने भाव में, अपने उसमें विराजमान हुआ है, 12वें भाव में मोक्ष के घर में विराजमान हुआ। तो मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि ऐसे जातक को माता या पिता में से एक का सुख प्राप्त होगा, या ऐसा जातक विदेशों में रहेगा, तो जब विदेशों में रहेगा तो माता या पिता का सुख जो है वो प्राप्त नहीं होता। बचपन में ही माता पिता का सुख प्राप्त होगा, उसके बाद इनको माता या पिता का सुख जो है वो प्राप्त नहीं होगा। और ये मंगल जो है पत्नी को भी थोड़ा सा कष्टकारक करता है, पत्नी को भी थोड़ा कष्ट देता है। गाड़ी, भूमि, वाहन जो है वो बहुत बड़े बड़े होंगे। राहु जो है वो विशाल भूमि और भवन जो है वो इनको प्रदान करता है। तो राहु का जो ये कारक है, राहु जो इनको विशाल जो है वो भूमि और भवन जो है वो प्रदान करेगा, गाड़ियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी प्रदान करेगा। अब आते हैं पंचम भाव के ऊपर, जिसका मालिक सूर्य है। इस भाव का सूर्य जो है वो यहाँ विराजमान हो गया, अर्थात पंचम भाव का जो सूर्य है वो 12वें भाव में गुरु के साथ विराजमान हो गया। और 1 2 3 4 5 6 इस पर दृष्टि नहीं है, परंतु इस भाव का जो सूर्य के साथ बैठ गया, तो एक तो ये विद्या में थोड़ा सा, जब विद्या प्राप्त की होगी थोड़ी सी इसने अड़चन, विद्या तो उच्च दी होगी, दिमाग बहुत उच्च दिया होगा, ये थोड़ा सा पिता के लिए हानिकारक है। मतलब ये पिता के लिए भी हानिकारक है, संतान के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि
मेल संतान के लिए बोल रहा हूँ, संतान के लिए मतलब मेल संतान के लिए, अर्थात जो इनका बेटा होगा, ये जो ग्रह है ये बेटे के लिए भी, संतान के लिए भी, ये संतान, ये घर जो होता है वो संतान का घर होता है, विद्या का घर होता है, और विद्या का घर है, संतान का घर है। और इस घर में जो है यहाँ सूर्य जब यहाँ पे विराजमान हो गया, एक तो डिग्री भी कम है सूरज की, और सूरज जो है वो हमारा सूरज जो है वो उत्तर भाद्र अर्थात शनि के घर, शनि के नक्षत्र का है। तो सूर्य जो है वो शनि के नक्षत्र होने के कारण जो है ठीक नहीं माना जाता है। तो इस भाव में जो है पुत्र के साथ जो या तो बनेगी नहीं, या पुत्र का अभाव रहेगा, या फिर इस कारण से इस कुंडली में ये है जो, और विद्या में भी थोड़ा सा ये व्यवधान उत्पन्न करेगा, परंतु विद्या होगी उच्च की, विद्या होगी उच्च की, क्योंकि गुरु के साथ सूरज बैठ गया है तो नीच का होने का मतलब ही नहीं है सूरज जो है। अब आते हैं छठे भाव में। छठे भाव का बुध जो है वो शनि के घर में विराजमान हो गया है। अब शनि के घर में विराजमान होने के कारण बुध जो है तो शत्रु इनके नॉर्मल मात्र होंगे। बुध जो है वो शत्रु या तो मतलब होंगे तो नॉर्मल तरीके से होंगे, और ये लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग भी नहीं है, बड़े शांत प्रिय लोग होंगे। तो ऐसे अगर यहाँ पे मंगल होता तो मैं कह सकता था ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा सेना की तरह शूरवीर, जैसे कमांडर की तरह, लेफ्टिनेंट कमांडर की तरह होता है, या जो शत्रुओं का नरसंहार कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुध भी नहीं होंगे, लौन भी नहीं होगा, रोग दोष भी कम रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो इसके घर में शनि के घर में विराजमान हुआ है। तो शनि इनका केंद्र में विराजमान। अब ये देखा जाता है कि जो जिसका घर है वो किसके घर में बैठा है और वो कहाँ बैठा हुआ है। तो नंबर 1 इस घर का मालिक शनि के घर में बैठा, और इस घर शनि जो है वो अपने घर में उच्च का होकर बैठा। तो इनको कोई बीमारी होने वाली नहीं है, कोई कुछ नहीं। कभी अचानक बीमारी होगी तो थोड़ी जो है वो ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जैसे ब्लड से रिलेटेड शुगर, या हार्ट से रिलेटेड, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु अगर ये अपना पूरा प्रॉपर योगासन करें, सब कुछ करें, तो ऐसी बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो बड़े कम हैं। अब आते हैं सप्तम भाव के ऊपर। इनका जो सप्तम भाव है वो कर्म स्थान से रिलेटेड हो गया है। इस भाव का मालिक, सप्तम भाव का अर्थात पत्नी भाव का मालिक जो शुक्र है, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। परंतु ऐसे जातक जो होते हैं, जैसे जातकों को जो है वो और भी जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत प्यार करती हैं। अर्थात ये जातक जो है स्त्रियों का प्रिय होगा, अर्थात इसकी दोस्त में फीमेल्स ज़्यादा होंगी, अच्छी दोस्त होंगी, फीमेल ज़्यादा होंगी, बड़ी उच्च क्वालिटी की फीमेल्स होंगी, क्योंकि शुक्र शनि के घर में विराजमान है। इस घर का मालिक जब यहाँ पे विराजमान हो जाता है तो अच्छी दोस्त, पढ़ी लिखी दोस्त, और विदेशों में जो दोस्त होते हैं वो दोस्त इनको प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि के साथ विराजमान होने के, कर्म स्थान भी वहीं पे है, केतु भी वहीं पे है। तो ये कर्म स्थान उच्च होने के कारण इस घर के जो मालिक है वो यहाँ पे विराजमान हो गया। तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, फीमेल्स दोस्त ज़्यादा होंगी, अच्छी दोस्त होंगी जो इनको लाइफ में सहयोग करेंगी। तो ये इस कर्म का, और पत्नी भी इनकी अच्छी होगी। तो पत्नी अच्छी होगी, पत्नी के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे। परंतु अगर ज़िंदगी में इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो अच्छे होंगे। अब इस चार्ट में चले जाएं तो इसमें शुक्र और गुरु जो है कर्म स्थान मतलब भाग्य स्थान में चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि जीवन साथी का जो नवांश है, नवांश में भी यहाँ चले गए हैं, गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं। तो पत्नी के साथ इनका भाग्य जो है, जब पत्नी के साथ शादी हुई तो इनका भाग्य जो है उदय हुआ, परंतु उदय विदेश के ही कारण हुआ है। अब ये यहाँ पे आते हैं अष्टम भाव में जो चंद्रमा विराजमान है वृश्चिक का, ये ठीक नहीं माना जाता है। तो मैं इस जातक से एक अनुरोध करूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बृहस्पति की तो दृष्टि है इस खाने के ऊपर, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस खाने के ऊपर है 9 नंबर की। परंतु फिर भी ये जातक जो है समुद्र किनारे या स्विमिंग पूल में ना जाए ज़्यादा, क्योंकि कभी जब चंद्रमा की नीच दशा आएगी, वो दशा हम आगे जाते हैं, दशा के ऊपर देखते हैं कि आजकल किस चीज़ की दशा लगी है, और इनकी चंद्रमा की दशा कब आएगी या नहीं आएगी। ये जब भी किसी भी विषुणोत्तरी दशा में इनकी चंद्रमा की दशा आएगी तो इनको जो है वो पानी से दूर रहना है, पानी से बिल्कुल दूर रहना है। पानी से दूर रहें या स्विमिंग पूल से दूर रहें, समुद्र से दूर रहें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। घर भी इनका समुद्र से दूर होना चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो बहुत पावरफुल ग्रह है इनकी कुंडली में। अब आते हैं 9 में, इसका घर का मालिक जो शुक्र ना, इस घर का मालिक जो धनु लगन विराजमान है भाग्य स्थान में। जब भाग्य स्थान में धनु लगन विराजमान हो जाता है, बृहस्पति को राशि विराजमान हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, भगवान को मानने वाला होता है, योगासन करने वाला होता है, अच्छे विचारों से प्रेरित होता है, और भगवान के प्रति उसकी आस्था होती है। और जब इस घर का मालिक यहाँ पे विराजमान हो, दान पुण्य से रिलेटेड होता है, पूजा पाठ अच्छा करता है। परंतु इस घर का मालिक जब इधर विराजमान हो जाता है,
जब 12वें घर में मोक्ष के स्थान में चला जाता है और सूरज इसके साथ विराजमान है, तो ऐसे जातक को अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जब गुरु ऐसे स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति पूरा योगी हो सकता है, एक योग, उसका चेहरा भाव जो योग की तरह हो सकता है, और योग करने इस घर के कारण ही, इस भाव के कारण ही योग कर सकते हैं। परंतु एक जातक का एक मैं और कह सकता हूँ, अगर ऐसा जातक मांस मदिरा का प्रयोग ना करे, खास करके मछली का प्रयोग ना करें, और मदिरा का प्रयोग, मदिरा का चलो वो तो फॉरेन में रहते हैं तो राहु के कारण इनको ये खाना पीना जो है वो मदिरा तो मिलेगी, परंतु अगर मछली का प्रयोग ना करें और इस तरीके से वीरवार या मंगलवार के दिन ना खाएं, अगर जीवन में ना भी खाएं, मांस मदिरा ना खाएं, भक्ष्य भोजन ना खाएं, तो इनको मोक्ष जो है वो ज़िंदगी में प्राप्त हो सकता है। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इस घर का जो मालिक है वो 10 नंबर बोलना, कहते हैं अगर इस घर में राहु आ जाता है तो पॉलिटिशियन बना देता है, इस घर में शनि है, शुक्र है, केतु है, तो इस घर में कितना बड़ा ऑफिसर बना सकता है, कर्म इनका इतना उच्च हो सकता है कि कर्म के थ्रू किसी भी कंपनी के, बड़ी कंपनी के CEO भी हो सकते हैं। ये योग है जिस योग के कारण 22 डिग्री का शुक्र है, मतलब लेविस राजा की तरह ज़िंदगी हो सकती है, राजा की तरह इनको घर मिल सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि इस घर के ऊपर है, इस दृष्टि इस सब शुक्र के ऊपर आ रहा हूँ, शुक्र की दृष्टि इस घर के ऊपर है। शुक्र के कारण ही इनको बहुत अच्छी जो फीमेल्स हैं वो मित्र मिलेंगी, शुक्र के कारण इनको बहुत बड़ा राज पैलेस मिलेगा जिसमें ये निवास करेंगे, शुक्र ही इनको कर्म बहुत उच्च करवाएगा। 22 डिग्री का शुक्र होने के कारण जो है शुक्र इनका लाइफ में, अगर ज़िंदगी में शुक्र की दशाई में दशा देखता हूँ तो इनको शुक्र की दशा में बहुत लाभ, बहुत अच्छा इनकी ज़िंदगी में रहने वाला है। या विष्णोत्तरी दशा में जब जब इनकी शुक्र की दशा आती है तो बहुत उच्च इनको फ़ायदा। और ऐसे व्यक्ति जो जातक होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी का मतलब वीर्य, फुल ऑफ वीर्य से भरपूर होते हैं। तो ऐसे जातक जो हैं बहुत धनी होते हैं, बहुत लाभ, अर्थात जिसका कर्म ही उच्च हो गया, शनि की तरह शनि कर्म योगी है, और यहाँ उसके साथ गुरु विराजमान हो गया, दोनों गुरु विराजमान हो गए, इस घर में विराजमान हो गए, इस घर में शुक्र जो है 10वें घर में बहुत फलित करता है। और अब इस घर का तो मैं बता चुका हूँ, अब लाभ के स्थान में बुध है, अर्थात इस घर का मालिक दोनों, ये शनि जो है केंद्र में विराजमान हो गया, तो लाभ इनको बिल्डिंगों से लाभ हो सकता है। ये कोई बिल्डिंग खरीदें, लैंड में ना खरीदें, लैंड में ना जाएं, परंतु बड़ी बनाई बिल्डिंग खरीदें, स्ट्रक्चर खरीदें, मॉल्स में कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो इनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि मंगल नीच है तो भूमि संबंधी जो है वो कार्य नहीं करना है, भूमि से इनको नुकसान होगा। जब जब ये लैंड खरीदेंगे तो नुकसान होगा। बना बनाया स्ट्रक्चर अपनी ज़िंदगी में खरीदें तो इनको बहुत फ़ायदा रहेगा। बुध इनका बहुत अच्छा है, बुध जो है वो 21 डिग्री का होने के कारण इसमें बैठा हुआ बहुत अच्छा है। अब आते हैं मोक्ष के क्षेत्र में, जो मोक्ष का क्षेत्र है, खर्चे का क्षेत्र है, तो इनका खर्चा भी पूजा पाठ के ऊपर होगा ही होगा, अच्छे हवनों के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, मंदिरों में जो है वो इनका खर्चा होने वाला। और मैं सबसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ इनको यहाँ पे राहु की दशा लगी है। अगर राहु की दशा से बचना है, इस दशा से आपको बचना है, तो आपको कंटिन्यू विदेश यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु विदेश का ही कारक है और यहाँ पे गुरु भी इसका ही कारक है। अगर राहु का विदेश जाने का मतलब ये होता है कि जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में जिसमें रह रहे हैं, अगर आपका कहीं नुकसान हो रहा है तो आप उस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बदल दें। अर्थात आप इंडिया में रह रहे हैं तो जिस लॉन्गिट्यूड में आपको हानि हो रही है उस लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को छोड़ के आप दूसरे लॉन्गिट्यूड में चले जाएं, तो प्रेजेंट दशा जो ये प्रेजेंट दशा टुडे दशा है, ये दशा जो है वो चेंज हो जाती है, अर्थात उसका इम्पैक्ट जो है चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति जो है वो इंडिया में पैदा हुआ सेम टाइम में और एक व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ, तो उसके भाग्य में रात दिन का अंतर होता है। जिस प्रकार से एक पेड़ में हज़ारों पत्तियां होती हैं, उनका डीएनए बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसको हम हिंदी में उत्तक बोलते हैं, बिल्कुल डीएनए डिफरेंट होता है। उसी प्रकार से आप अगर इंडिया छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो आपका जो है वो राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु और केतु की दशा में हमेशा स्थान परिवर्तित करते रहना चाहिए, तब ये ग्रह जो नुकसान नहीं देते हैं। परंतु राहु ने आपको थोड़ा बहुत हड्डियों का नुकसान किया होगा, आपके वीर्य का नुकसान किया होगा। आपको यहाँ पे राहु जब मंगल तक, ये राहु और मंगल में ये 2031 तक आपका राहु और ये है, तो आपने थोड़ा सा अपनी हड्डियों का बचाव करना है। राहु मानसिक परेशानी तो जरूर देता है ये राहु आपको। अब मैं दशा के ऊपर आ जाता हूँ, दशा के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, इंटरप्रेशन दशा के ऊपर चलता हूँ, विष्णुत्तरी दशा के ऊपर। ये आपका दशा का चार्ट आ चुका है। दशा के चार्ट में बुध की दशा आपको बचपन में होगी, केतु की दशा उसके बाद हुई। केतु तो इतना मतलब कुछ नुकसान तो नहीं किया होगा, जिसमें कर्मस्थान आपका अच्छा रहा। शुक्र की दशा आपकी 1970 से आपकी दशा लगी, अर्थात 7 और 8 साल के बाद आपको शुक्र की दशा लगी। 90 तक आपने अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया होगा।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कर्म स्थान का शुक्र है, और शुक्र ने 1970 से लेकर 90 तक आपको लाइफ में भरपूर इन्जॉयमेंट, भरपूर घर, अच्छा सुंदर सब चीज़ जो लग्जरी है लाइफ की, वो इस शुक्र ने दी होगी। उसके बाद आपकी ये जो 20 27 मतलब आपका कॉलेज टाइम, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बड़ी उच्च शिक्षा जो है इस गुरु ने आपको दी होगी, अच्छे इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दी होगी, ये अच्छे इंस्टीट्यूशन में, जिससे आपका फ्यूचर जो है ब्राइट, क्योंकि शुक्र जो गुरु है जब केंद्र में कर्म स्थान में बैठ जाता है तो बहुत उच्च का कर्म स्थान। आप जब क्लास में होते होंगे तो बहुत अच्छे मॉनिटर होते होंगे, या आप क्लास को लीड करने वाले होते होंगे, ये इस शुक्र की दशा का जो है वो फल है। और आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ शुक्र ने जो है वो आपको दिया होगा, या आप हॉस्टल में रहते होंगे तो उच्च टाइप की लग्जरी जो दी होगी, उच्च टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में आपकी पढ़ाई होगी, ये इस शुक्र का जो है कार्यस्थान है। 1970 से के बीच में, 1920 के बीच में ना, 1970 से लेकर 1990 के बीच में 20 साल जो आपने पढ़ाई की होगी और बहुत लग्जरी की होगी। ये मुझे पता नहीं है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कौन से स्कूल में पढ़ाई की, परंतु आपकी टिप्पणी देखने से ये लगता है कि आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपका सूर्य आ जाता है। सूर्य जो है, सूर्य ने आपको आने वाले टाइम में 1990 से लेकर 96 से 7, ये 6 साल का पीरियड है, इसने आपको थोड़ा सा पढ़ाई से विमुख किया, क्योंकि ये विद्या स्थान का मालिक था, 5वें घर का मालिक था और मोक्ष स्थान में बैठ गया था। तो आप ध्यान भक्ति की तरफ जो है आसक्त हुए, ये 6 सालों में ध्यान भक्ति की तरफ जो आसक्त हुए। उसके बाद जो आपकी चंद्रमा की दशा है, इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि आपका ध्यान की तरफ जो है भगवान अपनी तरफ जो आपको, आप पढ़ने लिखने के बाद आपका ध्यान जो है ध्यान भक्ति की तरफ जो है वो मुड़ गया होगा, आप अध्यात्म की तरफ जो है वो चले गए होंगे। उसके बाद चंद्रमा की दशा आपको आई। चंद्रमा की दशा आपको 1996 से शुरू हुई, 1996 से 2006 तक 10 साल की दशा रही। ये अष्टम स्थान की दशा थी आपकी, जो अच्छी नहीं रही होगी, ये मैं दावे, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा था आपका, अष्टम जो नीच का चंद्रमा था, तो इस चंद्रमा ने ये आपको विदेश जरूर ले गया, परंतु इसने आपका मन जो है वो पीड़ित रखा होगा, चाहे आप जॉब में रहे होंगे, चाहे जिस पीरियड में भी रहे होंगे, परंतु 1997 से 2006 के बीच में आप पीड़ित जरूर रहे होंगे। और इसके बाद ये आपका ये जो पीरियड आया, मंगल का पीरियड आया। अब मंगल का पीरियड में आपको जो है वो विदेश में तो आप रहे, आपकी माता से या माता से रिलेटेड कष्ट हुए होंगे या कुछ, क्योंकि ये मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में है, तो मंगल की दशा भी जो है आपको अच्छी नहीं रही होगी। मतलब 1 मिनट में नहीं, मंगल की दशा आपको चंद्रमा की ओर में है, तो मंगल की दशा आपको अच्छी रही होगी, पर विदेशों में, इंडिया में अच्छी नहीं रही, क्योंकि मातृभूमि से जब आप बाहर निकल जाते हो और राहु साथ में है तो बाहर जाके वो फायदा देता है, इंडिया में फायदा नहीं देता है। यहाँ देखिए आपकी राहु की दशा, मंगल की दशा, गुरु की दशा, सूर्य की दशा, ये सब दशाएं जो है वो कोई भी खराब फल देने वाली नहीं है, क्योंकि भाग्य कर चंद्रमा की होरा में बैठी हैं। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, तो आपको सूर्य की दशा भी आपको नुकसान नहीं देगी, चंद्रमा की दशा आपको नुकसान दिया, क्योंकि ये सूरज की ओर में बैठी है। तो इस दशा में आपका मन प्रसन्न जो अप्रसन्न रहा होगा, मानसिक परेशानी होगी। मंगल की ओर में भी अच्छा रहा। राहु में जितना ज़्यादा आप विदेश ट्रैवल करेंगे, मैंने आपको बता दिया, राहु में विदेश ट्रैवल करने के कारण ही आप थोड़ा सा अपनी हड्डियों का जरूर ख्याल रखें, हड्डी टूटने वगैरह का खतरा हो सकता है। परंतु इस समय जो आपकी दशा चल रही है वो 3, 6, 25 तक केतु की दशा चल रही है, राहु और केतु की दशा चल रही है। ठीक है, आप जितना विदेशों में रहेंगे, जितना बाहर रहेंगे, उतना आपके घर से दूर रहेंगे, मातृभूमि से दूर रहेंगे, तो राहु आपका स्थान परिवर्तन करते रहेंगे, और ये राहु आपको पक्का 100% एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक जगह टिकने नहीं देगा। उसके बाद आपकी गुरु की दशा आएगी 34 में। इस दशा में आप पूर्ण रूप से योगी बन जाएंगे। आप सूर्य के साथ योगी मतलब सूर्य की वहाँ पे दशा है, गुरु आपका भाग्य स्थान का है, भाग्य स्थान का मोक्ष स्थान में है, आप पूरे एकांत प्रिय हो जाएंगे। और एकांत प्रिय होने के कारण जो एक्सपीरियंस आपको राहु में होंगे, बैड एक्सपीरियंस होंगे, उसके कारण से आपका जो है वो ज्ञान परिवर्तन हो जाएगा। जो आपने ज्ञान इसमें अर्जित किया होगा वो अर्जित करके आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। हो सकता है आप किसी एकांत स्थान पे चले जाएं जहाँ पे आप अपना ध्यान करें, ध्यान योग करें। यही जो इस कुंडली का जो विवेचना है, इस कुंडली के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 14/11/31 से लेकर 14/11/34 के बीच में ये समय आने वाला है। आप अपनी तैयारी रखें, आप अपनी तैयारी एकांतवास की रखें। आपको एकांत में वास करना पड़ेगा, आप रहेंगे, भगवान की आपको बड़ी कृपा होगी। हो सकता है आप कर्म अच्छा करें, ध्यान अच्छा करें, तो आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड, कर्म तो आपका बहुत उच्च है, परंतु आप जिस तरीके से अपना फ्यूचर का कर्म राहु में करेंगे उस तरीके से। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आप मांस मदिरा से दूर रहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सादा भोजन करें, आप शाकाहारी भोजन करें। शाकाहारी भोजन करने से आपके विचार जो हैं वो और ज़्यादा परिवर्तित हो जाएंगे, और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे।
और परंतु मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने हार्ट का जरूर ख्याल रखना, क्योंकि बृहस्पति में जब चीज़ें आती हैं, बृहस्पति में जो शुक्र का अंतर आएगा तो थोड़ा सा आपको हार्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस देगा। तो इसलिए ध्यान करती बार योगा करें, आप प्राणायाम करें, आप कपाल भारती करें, कपाल भारती वगैरह सब करने से ये सब चीज़ें अच्छी होगी। और गुरु आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि गुरु अपनी राशि में ही विराजमान है, गुरु अपनी मीन राशि में विराजमान है और मोक्ष के स्थान में विराजमान है। गुरु हो सकता है आपको धार्मिक गुरु भी बना दे, धार्मिक प्रवक्ता भी बना दे, क्योंकि राहु आपका बड़ा उच्च का है। राहु आप विदेशों से आप हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल गुरु बन जाएं या कोई अच्छे साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को समझाएं। परंतु ये गुरु के आने, जब ये गुरु आएगा तो आप हो सकता है कि विदेशों में यात्रा करते हुए, राहु के थ्रू विदेशों में यात्रा करते हुए लोगों को ऐसा ज्ञान बांटे जो लोगों के लिए फ्यूचर तक, उनके लाखों सालों तक उनको काम आए। आपकी कुंडली में ऐसा भी योग है। आप अभ्यास करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। आपकी कुंडली बहुत उच्च है, मुझे इस कुंडली देखने का बहुत मज़ा आया। और लोग भी इस कुंडली को देखें और अपने लाइफ को सीखें कि किस तरीके से अगर ग्रह होते हैं तो उनका ग्रहों का फल जो हो क्या होता है। अब मैं ये देखो, आप अपना शटवाल में भी एक चीज़ और चेक करें। शटवाल में मंगल भी आपका उच्च है, चंद्रमा भी उच्च है, शुक्र भी आपका उच्च है, परंतु चंद्रमा के ऊपर जो है वो बृहस्पति की दृष्टि है। चंद्रमा के ऊपर 7वीं दृष्टि जो है ना, इसमें 9वीं दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा अपना जो है कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। आपके अंदर जो है 29 डिग्री का बुढ़ापे का चंद्रमा है। विचार तो निरंतर आते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, विचार तो निरंतर, उन विचारों को लिखें। और जो ये गॉड गिफ्टेड विचार है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर है तो मोक्ष स्थान की दृष्टि है, तो आप दुनिया को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे, ये मेरा बिल्कुल दावा है। यही थी इस कुंडली की विवेचना। आपने कोई और पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो या कोई कुछ और चीज़ आप चाहें तो आप मेरे फ़ोन पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरी अच्छी कुंडली लगी हो तो आप विदेशों में इसका प्रचार करें, और आप रिक्वेस्ट है कि और विदेशों में विदेश मित्रों को ये कुंडली दिखाएं, जिससे हमारे चैनल का प्रचार हो। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।